नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आप सब जानते हैं कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम 2025। और डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है वो है यहाँ पे देखो, हमने इकोनॉमिक्स की क्लास भी स्टार्ट कर दी है। मैंने आपको बोला था ना कि इकोनॉमिक्स की क्लास भी आप सबके बीच में बहुत जल्द है। सो यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था, और इसमें हम पढ़ेंगे योजना आयोग, साथ ही साथ पंचवर्षीय योजनाएं, साथ ही साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास और निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र और नीति आयोग, इस सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और यहाँ से बेहतरीन कंसेप्ट है, एकदम मस्त, ओके। और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे। और अब से पहले यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के, ओके। तो डियर फ्रेंड्स, अब आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, देखो विथ थ्योरी और साथ में क्वेश्चन भी, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए वो भी बिल्कुल फ्री में, तो क्या करें भैया, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7505890761, ओके। आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी। अदरवाइज आप खुद भी ज्वाइन हो सकते हैं, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ में यहाँ पर भी, ठीक है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको लिंक से, ठीक है, ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, तब मैं खुद आपको ऐड कर दूंगी और ये सारी पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। और डियर फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन सेशन है, बहुत ही गजब का कंटेंट है, ओके। चलो, सो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और बढ़ते हैं सीधा यहाँ पे हम अपने, ओके, कंसेप्ट की तरफ। चलिए, सबसे पहले देखिए, बात करें अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। जो अर्थव्यवस्था है वह 3 टाइप्स की होती है। एक आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था ये चीन से ली गई है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये अमेरिका से, और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था ये भारत में है, ओके। तो अर्थव्यवस्था 3 टाइप्स की होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यहीं पे मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर पूछे भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ओके। चलिए, अब यहाँ पे देखो, भारत की अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर। जो प्राथमिक क्षेत्र है इसमें कृषि, मछली पालन, पशु पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना। देखो, प्राथमिक क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्रों का इंपॉर्टेंस यहाँ पे बताया गया है। इसमें प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक जो क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि करना, मछली पालन, पशुपालन करना, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है भारत की अर्थव्यवस्था में। यहीं पे अगर हम बात करते हैं सेकंड की, तो यहाँ पे सेकंड है, देखो, द्वितीय जो क्षेत्र है सेकेंडरी सेक्टर है। इसमें उद्योग, निर्माण कार्य, कपड़ा उद्योग और खनिज उद्योग, इसके बारे में बात की जाती है। थर्ड है सेवा क्षेत्र, यहाँ पे सर्विस, इसमें परिवहन, संचार, बैंक आदि आता है। तो फर्स्ट, अब देखो किस किस तरह की यहाँ पे भाई, अब देखो अगर हम बात करें तो हर कोई बंदा, ये तो नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सर्विस ही करता है, गवर्नमेंट जॉब ही करता है, सारे कार्य करता है। कोई ना कोई फ्रेंड्स यहाँ पे जो है फॉरेस्ट जंगल में कार्य करता है, कोई किसान है, कोई जॉब ऐसे करता है प्राइवेट, कोई किस तरह की करता है, कोई किस तरह का कार्य करता है। तो बहुत सारे व्यवसाय हैं, काफ़ी हद तक कह सकते हैं भारत में 3 तरह की अर्थव्यवस्था बताइए, इकोनॉमी बताइए। तो यहाँ पे कृषि, हम कृषि से भी अपना जो है व्यवसाय करते हैं, मछली पालन है ना, सब यहाँ पे पशुपालन है, और भी काफ़ी सारे आपके जो है इसमें आते हैं कि भाई मुर्गी पालन है, और बहुत सारे ठीक है इसमें आपके रखे जाते हैं। यहाँ पे पशुपालन है, जंगलों से वस्तु को प्राप्त करना, तो ये सभी आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। यहीं पे जो द्वितीय क्षेत्र है इसमें उद्योग कर रहे हैं, निर्माण कार्य कर रहे हैं, कपड़ा उद्योग की कपड़े बेचने का कार्य है, या फिर खनिज उद्योग है, बहुत सारे कार्य हमारे होते हैं, तो वो हम व्यवसाय करते हैं। फिर सेवा क्षेत्र, सर्विस, परिवहन, संचार, बैंक, जैसे सर्विस वाले जो होते हैं, तो ये वाले, ये इस वाली इकोनॉमी में आपके आएंगे, ओके। चलो, तो आपके लिए यहाँ पे नोट है, पहले से भी देखो, जब भारत आज़ाद हुआ था तो अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का विशेष दान था, परंतु आज के समय में सेवा क्षेत्र का योगदान भारत की इकोनॉमी में ज़्यादा हो गया है। नोट, ये काफ़ी बेहतरीन इंपॉर्टेंट नोट है, आप इसे देख सकते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था तो अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का विशेष दान था, परंतु आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट जो योगदान है वो सेवा क्षेत्र का है, सर्विस का है, ओके। आज के टाइम की भारत की इकोनॉमी में ज़्यादा हो गया है सेवा क्षेत्र। चलिए, अब यहाँ पे देखो,
अब हम पढ़ेंगे क्लोज इकोनॉमी यानी कि बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। जब कोई देश इतना सक्षम हो जाए कि उसे कोई भी चीज़ बाहर से न तो आयात करना पड़े और न ही निर्यात करना पड़े तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। या जहाँ पर निर्यात आयात न करना पड़े उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे नॉर्वे देश है, ब्राज़ील देश है, यहाँ पर आयात निर्यात बहुत कम होता है। आयात और निर्यात क्या होता है, बहुत कम। देखो निर्यात वह होता है जब हम अपने देश से कुछ वस्तुएं किसी को दूसरे अन्य देश को देते हैं। जैसे कि अन्य देश को कुछ चाहिए, खनिज चाहिए, या फिर यहाँ पे कुछ और वस्तुएं, सब्जी, फ्रूट्स वगैरह, फल वगैरह, या फिर यहाँ पे सीमेंट उद्योग, इस तरह से खनिज पदार्थ, तो भाई वह जो है दूसरे देश से, अन्य देश से लेता है, तो वह होता है निर्यात। और आयात वह होता है जब हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, पूर्ण करने के लिए अन्य देश से कुछ लेते हैं। जो हमारे देश में वस्तुएं न हो, तो जब हम अन्य देश से वस्तुएं लेते हैं तो वह होता है यहाँ पे हमारा आयात। ओके। और बंद अर्थव्यवस्था वह होती है कि जो देश न तो आयात करता न ही निर्यात करता, वो संपूर्ण है, उसके पास में सारी चीज़ें हैं, जो भी उसे चाहिए, जिस भी चीज़ की उसे आवश्यकता है, उसके देश में ये सारी चीज़ें कंप्लीट है, तो वह देश है बंद अर्थव्यवस्था। तो बंद अर्थव्यवस्था उसे ही कहते हैं कि न तो वह कुछ चीज़ बाहर से लेता है, न ही कुछ चीज़ बाहर देता है अपने देश से। और यहाँ पे नॉर्वे और ब्राज़ील ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो नॉर्वे देश और ब्राज़ील देश जो है, यहाँ पर आयात और निर्यात बहुत कम होता है, तो यहाँ पर बंद अर्थव्यवस्था है आपकी। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था। जब घरेलू अर्थव्यवस्था यानी कि डोमेस्टिक इकोनॉमी का वैश्विक अर्थव्यवस्था ग्लोबल इकोनॉमी के साथ एकीकरण हो जाता है, तो इसी को हम ग्लोबल इकोनॉमी या फिर ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था, जब घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ में एकीकरण हो जाए तो इसी को हम क्या कहेंगे, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, आपसे पूछे वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है। ओके, चलो आगे देखो डियर। नेक्स्ट है, भारत का 1951 से 1991 तक ग्लोबलाइजेशन नहीं था और विकास दर 4% थी। 1991 में भारत का ग्लोबलाइजेशन कर दिया गया और 1991 से 2000 तक भारत की विकास दर बढ़ गई। ठीक है, लगभग 5.5% हो गई थी। तो भारत का अगर बात करें 1951 से 1919 तक ग्लोबलाइजेशन नहीं था कुछ भी और विकास दर 4% ही थी। और 1991 में भारत का ग्लोबलाइजेशन कर दिया गया और फिर 1991 से 2002 तक भारत की विकास दर बढ़ गई और लगभग 5.5% हो गई। अगर अब पूछे आपसे कितनी है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे 5.5% है अब आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में इतनी। ओके, चलिए। और ये यहाँ पे डाटा है 2000 और 1991 के बीच का। ओके, चलिए अब बात करते हैं मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI यानी कि मानव विकास सूचकांक, इसकी फुल फॉर्म होती है SDI की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस इंडेक्स को UNDP, इसकी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है एग्जाम में। यहाँ से बहुत बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं, आपसे इस तरह पूछा जा सकता है UNDP की फुल फॉर्म बताइए, या फिर यहाँ पे HDI का, ठीक है, पूरी यहाँ पे इसका रूप बताइए। तो ये भी आपको इंग्लिश में भी इसकी पूरी फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए। UNDP यानी कि यहाँ पे यूनाइटेड, N से बनेगा नेशनल, D से बनेगा डेवलपमेंट और P से बनेगा प्रोग्राम। ने बनाया है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। तो UNDP का अगर आपसे मुख्यालय पूछे तो पहले पूछे कि मानव विकास जो सूचकांक है, इस इंडेक्स को किसने बनाया। तो जो मानव विकास सूचकांक, इस इंडेक्स की बात करें, यह इंडेक्स बनाई है UNDP ने। UNDP इसकी बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। यह इंडेक्स विभिन्न देशों द्वारा स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय में किसी देश ने कितनी उन्नति की है उस पर बैंक प्रदान करता है। तो यह क्या है, मानव विकास सूचकांक। इसे कौन, यहाँ पे इस इंडेक्स को कौन बनाता है, UNDP। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इस इंडेक्स में विभिन्न देशों के द्वारा, जैसे कि यहाँ पे उसकी शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय किस देश में कितनी है, कितना डेवलप हो रहा है, यह सभी चीज बैंक प्रदान करता है। तो कितनी उन्नति कौन सा देश कर रहा है, यह सभी यहाँ पर बैंक प्रदान करता है। तो यही है मानव विकास सूचकांक। ओके, आप याद रखें। इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, UNDP की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो आप याद रख सकते हैं। बात करते हैं अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण। तो अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है, चलिए
अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण यह है कि उस देश में लोगों की आय में काफ़ी असमानता है। किसी व्यक्ति की आय बहुत ज़्यादा है तो किसी की बहुत कम है। इस वजह से वहाँ गरीबी बहुत पाई जाती है, आय असमानता। अब अगर हम बात करें अपने भारत के, तो देखो कुछ देश ऐसे हैं जो कि विकसित हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो कि विकासशील देश हैं। अगर हम अपने भारत की बात करते हैं तो हमारा जो अपना भारत है वह एक विकासशील देश है। देखो विकसित नहीं है, संपूर्ण डेवलपमेंट अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, कुछ चीज़ें हैं अभी जो कि नहीं मिल पाती। आप खुद ही देखिए कितने युवा हैं, है ना, लेकिन वह जॉब पे नहीं है ना, रोजगार की कमी है, बेरोजगार है। ओके, सो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। हमारा जो भारत है वह एक विकासशील देश है, संपूर्ण रूप से पूरा डेवलप अभी नहीं हो पाया है इसमें। तो यही जो अल्प विकसित देश है इसमें भी गरीबी का मुख्य रीज़न क्या रहता है? तो अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य रीज़न यह है कि उस देश में लोगों की आय में काफ़ी असमानता होती है। देखो क्या होता है कि कुछ तो इतने अमीर होते हैं कि बहुत ज़्यादा उनके पास में बहुत पैसा होता है, और भैया कुछ इतने गरीब होते हैं, कुछ की आय इतनी कम होती है, बहुत ज़्यादा उनके पास में बहुत कम पैसा है, बहुत आय कम उनकी क्या है, कम है। तो ऐसे भी इस वजह से भी वहाँ पे गरीबी बहुत देखी जा सकती है, आय में क्या मिलती है, असमानता मिलती है। अगर ऐसा हो जाए कि भैया जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है, अगर आप उससे थोड़ा कट करके और हर घर से हर एक बंदे की जॉब हो और सबको पैसा मिनिमम थोड़ा थोड़ा, सबकी आय यहाँ पे इक्वल सी ही हो, है ना, तो फिर माने क्या, फिर देश हमारा अल्प विकसित देश की कैटेगरी में आएगा? नहीं ना। अगर ऐसा कर दिया जाए कि प्रत्येक घर से जो है एक बंदा जॉब पे होना ही चाहिए, और सबसे मेन जो पॉइंट्स है वो ये है कि भैया जो जन्म दर और मृत्यु दर, जैसे कि यहाँ पे जो आपके मृत्यु कितनी होती है, जन्म कितने होते हैं बच्चों के, तो उस पर भी यहाँ पे आप क्या होना चाहिए कि सिर्फ एक या फिर दो ही, ठीक है, बच्चे होने चाहिए। वो भी नॉर्मली देश पे काफ़ी उसका भी फ़र्क पड़ता है, आय पर भी उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ना। अब अगर कम यहाँ पे जनसंख्या होगी और अगर हर एक घर से एक बंदे को जॉब मिलनी है, और वो भी सबकी मिनिमम यहाँ पे आय होनी चाहिए, उसका पैसा जो है मिनिमम होना चाहिए सबका। ये नहीं कि एक बंदे को इतना सारा पैसा दिया जा रहा है और एक बंदे के पास में पैसा है ही नहीं है, वो गरीब है बिल्कुल। तो ये चीज़ भी आपकी अल्प विकसित देश, ठीक है, इसमें भी काफ़ी गरीबी पाई जा सकती है, इस तरह के भी देशों में। चलिए नेक्स्ट देखो, भारत देश की राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय की गणना सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने की थी, और भारत की राष्ट्रीय आय की गणना CSO करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से आपका बन सकता है कि भारत देश की जो राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय है, इसकी गणना सबसे पहले किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी इसकी गणना सबसे पहले। ये पॉइंट्स याद रख सकते हो। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? CSO करता है। चलिए अब CSO के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहले तो यही पॉइंट्स होता है, मैंने बताया कि जैसे छोटे छोटे यहाँ पे आपके होते हैं, CSO है, UNDP है, HUI है, इनकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है। तो CSO की फुल फॉर्म में सेंट्रल स्टेटिस्टिकल यहाँ पे, फिर है आपका क्या, ऑर्गेनाइजेशन, क्या 2 बार है, ठीक है, एक कट करो, दोनों एक ही है। ओके, यानी कि इसे हम कह सकते हैं केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। CSO की स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी, और 29 जून को केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से अगर पूछे कि केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन दिवस कब मनाया जाता है, यह आपका 29 जून को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे जाए कि CSO की फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं इसे हिंदी में? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। तो ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप याद रखें। ओके, चलो अब बात करते हैं योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं की। तो योजना आयोग 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग, देखो भारत के जो भी प्रेजेंट टाइम में जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा भारत में, इंडिया में, तो वही योजना आयोग का अध्यक्ष होगा, वो चाहे कोई भी हो। ओके, तो भैया योजना आयोग, और अब हम पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात कर लेते हैं योजना आयोग, इसका गठन कब हुआ? तो 15 मार्च 1950 को, और यहाँ से बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनने की काफ़ी संभावना रहती है। तो इस डेट को आप याद रखिए, योजना आयोग, इसका गठन होता है
जाता है 15 मार्च 1950 को। और भारत के जो भी प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। बताइए अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी जी है। तो वही भारत के प्रधानमंत्री और वही अभी योजना आयोग के अध्यक्ष भी है। ओके, चलो। भारत सरकार किस तरह काम करे उसके लिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया था और यह एक सलाहकारी निकाय था जिसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। तो भारत सरकार किस तरह काम करे उसके लिए एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया और यह एक सलाहकारी निकाय था जिसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। योजना आयोग ने भारत के विकास के लिए कई पंचवर्षीय योजना भी बनाए। सबसे पहले पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ की गई। तो बात करें पहली योजना, या तो आपसे फर्स्ट पूछेगा या फिर लास्ट, देन सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट ही है। सबसे पहले ही पूछे जाते हैं कि प्रथम जो यहाँ पे पंचवर्षीय योजना है वह कब लागू की गई? तो वह आपकी 1 अप्रैल 1951 को लागू की गई और इस चीज़ का आप आवश्यक ध्यान रखें। ओके, चलो आगे देखो। यहाँ पे अब हम पढ़ते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। देखो अब हम पढ़ेंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। प्रथम पंचवर्षीय, द्वितीय, तृतीय, इनमें क्या क्या डेवलप हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, सारी चीज़ें। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये जो है कौन सी पंचवर्षीय में हुआ है, यह चीज़ किस पंचवर्षीय में हुआ है, यह चीज़ किस पंचवर्षीय योजना में हुआ है। तो यहाँ से ये PDF मिलेगी आपको, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बेहतरीन यहाँ पे सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो यही सबसे पहले तो यही है कि यह योजना कब से लागू की गई। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956, लास्ट डेट भी याद रखनी है। तो स्टार्टिंग इसकी 1 अप्रैल 1951 से होती है और 31 मार्च 1956 तक चली। इसके अध्यक्ष उस समय कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। मैंने कहा योजना आयोग का अध्यक्ष वही होता है जो प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री होता है। तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और यह पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इस पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास पर प्राथमिकता दी गई थी। तो यहाँ से देखो किस किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपका इस तरह क्वेश्चन बनेगा, जो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना है इसकी टाइमिंग क्या है। दूसरा ये उस समय अध्यक्ष कौन थे इसके, यानी कि कौन थे प्रधानमंत्री। तो उस समय थे जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष, याद रखें। फिर ये पूछा जा सकता है यह किस मॉडल पर डिपेंड है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर डिपेंड थी? तो ये थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर डिपेंड। और इस योजना में किस पर ज़्यादा जोर दिया गया है? तो कृषि विकास पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि डेवलप काफ़ी बेहतर था, इस वजह से इस जो है पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा कृषि विकास पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिए, यहाँ से इस तरह से ही क्वेश्चन बनेगा। सॉरी फ्रेंड्स। अब पढ़ते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसकी टाइमिंग है 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 और उस समय अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और यह पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर डिपेंड थी? PC महालनोबिस मॉडल पर डिपेंड थी और इस पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई। ओके, लाइन टू लाइन क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ओनली मैंने वही चीज़ आपकी इंक्लूड की हुई है। ये नहीं है कि मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा के पॉइंट्स रखे हुए हैं, नो, एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं है। जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है वही पॉइंट्स। सबसे पहले सेकंड जो पंचवर्षीय योजना है उसकी टाइमिंग याद रखें, स्टार्ट कब हुई थी, एंड क्या था, अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। किस मॉडल पर डिपेंड है? PC महालनोबिस। और इस योजना में प्राथमिकता किसको दी गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना में तो कृषि विकास को और इस वाले में औद्योगिक विकास को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई। ओके, चलिए नोट है यहाँ पे, देखो नोट डाल के इस योजना में, यानी कि हम सेकंड योजना की बात कर रहे हैं, बात सेकंड योजना की हो रही है। इस योजना में राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना, भारत सहायता क्लब की स्थापना भी की गई। अगर आपसे पूछे राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, इनकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो ये की गई है द्वितीय सेकंड पंचवर्षीय योजना में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है, पूछा जा सकता है राउरकेला किस पंचवर्षीय योजना की, ठीक है, योजना है आपकी, तो सेकंड की, भिलाई भी, दुर्गापुर भी, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। चलिए नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं थर्ड पंचवर्षीय योजना। इसकी टाइमिंग देखो 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 की है और इस समय भी इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे
आत्मनिर्भरता कृषि एवं उद्योगों पर सर्वाधिक बल दिया गया, सबसे ज़्यादा कृषि पर जोर दिया गया। नोट करके यहाँ पे लिखे हरित क्रांति की शुरुआत हुई। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई। तो भैया अगर यहाँ पे हम बात करें हरित क्रांति की स्टार्टिंग की, तो हरित क्रांति की जो स्टार्टिंग है वो आपकी 3rd पंचवर्षीय योजना से होती है। और इसकी टाइमिंग देखो, इस समय भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू रहते हैं। और इसमें जो है आत्मनिर्भरता कृषि उद्योगों पर बेहतर बल दिया गया, कृषि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है। और यहाँ पे नोट है हरित क्रांति की स्टार्टिंग भी इसी समय हुई थी आपकी 3rd पंचवर्षीय योजना में ही। ठीक है, चलो यही तो है इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इसमें ही है 3rd पंचवर्षीय योजना में ही। फिर 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, चीन युद्ध। और 1965 में तो भारत पाक युद्ध। 1966 में सूखा पड़ने के कारण ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना असफल हो गई। तो भैया द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना है ये असफल हो गई। यह असफल क्यों हुई? उस समय भारत और चीन का युद्ध हो रहा था। तो उस समय भारत और फिर पाक का भी युद्ध था, भारत और पाकिस्तान का भी, भारत और चीन का 1965 में था, भारत और पाकिस्तान का 1966 में। इस वजह से सूखा काफ़ी पड़ गया। और इस रीजन से क्योंकि यहाँ पे कृषि पे काफ़ी जोर दिया गया है। और भाई कृषि में इसमें तो जो है तापमान, वर्षा, सारी चीज़ें यहाँ पे बेहतरीन जलवायु होनी चाहिए। और यह आपकी पंचवर्षीय योजना इसी वजह से असफल रही। ठीक है, क्योंकि ध्यान उधर था युद्ध में। चलिए सॉरी फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं यहाँ पे हम। चलो हाँ, अभी यहाँ पे 3rd ही पंचवर्षीय योजना है। इसके असफल होने के बाद पंचवर्षीय योजना रोक दी गई थी। और फिर 1966 से 1969 तक 3 वर्षों के लिए वार्षिक योजनाएं चलाई गई। और इस समय को योजना अवकाश भी कहा गया। ओके, तो जैसे ही यह 3rd जो पंचवर्षीय योजना है भाई असफल हो जाती है। फिर यह जब असफल हो जाती है, असफल होने के बाद में इसे रोक दिया जाता है। जब यह रोक दी जाती है 3 साल के लिए, तो इस टाइमिंग को ही क्या कहा गया है? यहाँ पे योजना अवकाश कहा गया है। ओके, चलो अब बात करते हैं 4 पंचवर्षीय योजना। 4थी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 31 मार्च 1973 तक चली। इसके अध्यक्ष 31 मार्च इंदिरा गांधी। देखो इस समय इसके अध्यक्ष 31 मार्च की टाइमिंग है। इस समय इसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी थी। तो 4 पंचवर्षीय योजना में अध्यक्ष चेंज हो चुके हैं। पहले तो जवाहरलाल नेहरू थे, अब भैया यहाँ पे जो है इंदिरा गांधी जी आ गई हैं। और इस योजना में स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। और साथ ही साथ कृषि और सिंचाई को भी महत्व दिया गया। अब सिंचाई की बात, कृषि भी है लेकिन सिंचाई 4 पंचवर्षीय योजना में। चलिए अब है यहाँ पे आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी टाइमिंग 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चली। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने की संभावना है। पूछा जा सकता है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना का है? तो भैया गरीबी हटाओ का जो नारा है किस पंचवर्षीय योजना का है? यह है 5वीं पंचवर्षीय योजना का नारा। और यह पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल की थी। योजना में पहली बार गरीबी बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। इस वजह से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ओके, कि गरीबी बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया किस पंचवर्षीय योजना में? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अब बात करते हैं 6ठी पंचवर्षीय योजना की। इसकी टाइमिंग है 1 अप्रैल 1980 और 31 मार्च 1985। ठीक है, और इस योजना में गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, इस योजना में ग्रामीण बेरोजगार, गरीबी निवारण से संबंधित कई योजना चालू की गई। जैसे कि यहाँ पे ट्राइशैम है, IRDP है, NREP कार्यक्रम चलाए गए गरीबी दूर करने के लिए। तो भाई ये ट्राइसैम, IRDP, NREP ये कार्यक्रम चलाए गए गरीबी दूर करने के लिए किस पंचवर्षीय योजना में? 6ठी पंचवर्षीय योजना में। इसकी टाइमिंग याद रखिए आप लोग ओके। चलो इसमें इतनी ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखो 7वीं पंचवर्षीय योजना है, इसे वस्तु मजदूरी मॉडल भी कहते हैं। तो यहाँ से काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है कि वस्तु मजदूरी मॉडल किसे कहा जाता है? 7वीं पंचवर्षीय योजना को। और इस योजना की टाइमिंग है 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चली। और इसके अध्यक्ष अब आ गए राजीव गांधी।
ओके। रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया था। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इस योजना में दिया गया है। तो भोजन, काम और उत्पादन, इसका नारा किस योजना में दिया गया है? 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। पॉइंट्स बेहतरीन है, मस्त है, तो आप इस पॉइंट्स को याद रखिए। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं, हम बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी टाइमिंग है 1 अप्रैल 1992 से 21 मार्च 1997 और इस समय यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे PV नरसिम्हा राव। रोजगार वृद्धि, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य था 8वीं पंचवर्षीय योजना का। और सबसे बेहतरीन यहाँ पर है, नोट करके लिखो, वर्क प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना बेहतरीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, नोट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, PDF मिल जाएगी, यहाँ से आप सारी चीज़ें अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, PDF आपको मिलेगी, मैंने खुद लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है, बस आपको पढ़ना है। तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की स्टार्टिंग किस पंचवर्षीय योजना में की गई? 8वीं पंचवर्षीय योजना। ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी टाइमिंग है 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली। मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया 9वीं पंचवर्षीय योजना में। ओके, चलो बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी टाइमिंग 1 अप्रैल 2002 से 30 मार्च 2007 तक चली। गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करना इसका लक्ष्य था। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में बात की गई है बेरोजगारी को तो फिनिश करो और 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करो। यह 10वीं पंचवर्षीय योजना का नारा था, लक्ष्य था। अब बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की। ओके, अब बात आती है भाई 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसकी टाइमिंग है 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चली। तीव्रतम समावेशी विकास पर जोर दिया गया और इसका कार्य था, इसका वर्ग क्या था? देखो, इसका वर्ग था आम आदमी बीमा योजना, राजीव गांधी आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई। तो यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछा जा सकता है, राजीव गांधी आवास योजना कब शुरू की गई? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। आम आदमी बीमा योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? 11वीं में। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अगर जॉब लेनी है, एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो भैया मेहनत तो करनी होगी और पढ़ना भी होगा। अब ये मत कहना कि इतना हम कैसे पढ़ेंगे। ओके, तो टेंशन ना लो, सब कुछ हो जाएगा। तभी तो मैं कह रही हूँ आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है। PDF मिलेगी, मैंने खुद टाइप किया हुआ है, बस आप लोग यहाँ पे ओनली पढ़ाई कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब बात आती है 12वीं पंचवर्षीय योजना। टाइमिंग है 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली। तीव्रतम एवं समावेशी विकास, 100% साक्षरता और यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, विद्युतीकरण पर जोर दिया गया। यहीं पे 90% परिवार, ठीक है, परिवार तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाना इसका लक्ष्य रखा गया था। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की टाइमिंग देखो, फिर यहाँ पे फास्ट समावेशी विकास हुआ, 100% साक्षरता, फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, विद्युतीकरण पर काफ़ी जोर दिया गया और यहीं पे 90% फैमिली तक बैंकिंग सुविधा पहुँचाना इसका लक्ष्य रखा गया 12वीं पंचवर्षीय योजना का। बहुत ही बेहतरीन पंचवर्षीय योजना है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमारी जो 12 पंचवर्षीय योजना थी वह आपकी फिनिश हुई। अब यहाँ पे देखो डियर फ्रेंड्स, हम बात करते हैं नीति आयोग की। चलिए, इसके बारे में, इसकी स्थापना कब हुई है ना, सारी चीज़ें, हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो देखो, नीति आयोग, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सारी चीज़ देखेंगे। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका पूरा नाम है नीति, यानी कि नेशनल नीति NI, तो इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। सबसे पहले नीति आयोग यानी कि NITI, इसकी फुल फॉर्म क्या है, नीति की। तो नीति की फुल फॉर्म ये है, हिंदी में से क्या कहते हैं, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को और इसका हेडक्वार्टर है नीति आयोग का दिल्ली में। और नीति आयोग के अध्यक्ष में होते हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री होते हैं। ओके, चलिए
देखो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते फिक्स कि हाँ ये प्रधानमंत्री हैं। अब हम बात करें, अब इस समय कोई आपका एग्जाम है और इस समय क्वेश्चन आपका आता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो भैया यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, नरेंद्र मोदी जी। ओके, क्लियर है ना। अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा, नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा। क्लियर है। चलिए, इस आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक व आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है, ताकि सरकार ऐसी योजनाओं का निर्माण करे जो लोगों के हित में है, जो सबके लिए बेहतरीन सिद्ध हो। क्लियर। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने नीति आयोग के बारे में और पंचवर्षीय योजना बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन हमने यहाँ पे बहुत ही मस्त एकदम कंटेंट मैंने आपको बताया है, और पंचवर्षीय योजना इसके बारे में भी हमने अच्छे से डिस्कस किया है। तो डियर फ्रेंड्स, बहुत अच्छी हमारी क्लास थी। सो अब चलो हम स्टार्ट करते हैं अपनी MCQ, और मैंने जो है 20 क्वेश्चन भी रखे हैं। जो चीज़ हमारी थ्योरी में क्लियर नहीं हुई है वह कुछ हमारी क्वेश्चन में भी क्लियर होगी, और अगर आप ये यहाँ पे टॉपिक पढ़ लेते हैं तो समझो कि इकोनॉमी से जो भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से वो सारे कवर होंगे। ओके, चलिए, स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने। तो बात करते हैं, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया? व्लादिमीर लेनिन है, लियोन है, जोसेफ है, या फिर निकिता है? तो वही भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था, और उस रूसी नेता का हमें नाम बताना है जिसे सबसे पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया, और उनका नाम है जोसेफ स्टालिन। ओके, चलिए, नेक्स्ट है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो इस तरह से क्वेश्चन बनता है, केवल आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, तेज, सतत और अत्यधिक समावेशी विकास और ग्रामीण विकास। तो यहाँ पे देखो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य ये था कि इसमें बहुत ही फास्ट आपका काफ़ी बेहतरीन तरीके से काफ़ी फास्ट डेवलप था, सतत विकास था और समावेशी विकास भी था। ओके, 90% यहाँ पे इस तरह से इन्होंने बात की है। सो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है। अब बात आती है थर्ड क्वेश्चन की, कौन सी संस्था भारत में सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDGs के कार्यान्वयन में, ठीक है, एक नोडल संस्था है? योजना आयोग, नीति आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर क्या होगा? तो इसमें कौन सी संस्था है जो कि भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? और वो है भैया यहाँ पे नीति आयोग। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, अनवरत योजना भारत में कब लागू की गई? तो अनवरत योजना भारत में कब लागू की गई, और ये भारत में कब लागू की गई? ये भारत में लागू की गई, सीधा आंसर ही देखते हैं, 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1980 तक। नेक्स्ट, भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में, 7वीं में, 8वीं में, या फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना काल में? बताइए, मस्त क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। ओके, 5 क्वेश्चन। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में। ओके, नेक्स्ट, सॉरी फ्रेंड्स, प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य रीजन था विदेशी सहायता में वृद्धि, योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन, मानसून की अनुकूलता, औद्योगिक विकास में तेजी। तो 6 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ओके, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य रीजन था मानसून की अनुकूलता। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि पर काफ़ी डिपेंड थी, और कृषि पर काफ़ी डिपेंड थी, और ये सफल भी हुई। क्यों हुई? क्योंकि कृषि के लिए अच्छा मानसून, अच्छी जलवायु होनी बेहतर ज़रूरी है, तो मानसून की अनुकूलता थी। ओके, फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बताना है क्या थी? 2002 से 7, 2005 से 2010, 7 से 12 है, 10 से 15 है। तो देखो कैसे और किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, वही चीज़ मैं हमें क्लियर करना चाह रही हूँ। बताइए फटाफट। सो राइट आंसर है यहाँ पे 2007 से 2012, 2007 से 2012। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट स्क्रीन पर 8 क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई? बताओ, बेहतरीन क्वेश्चन है एकदम।
योजना आयोग की स्थापना भारत में कब हुई, बताइए। और ये होती है 15 मार्च 1950 में। कब होती है, 15 मार्च 1950 में भारत में योजना आयोग की स्टार्टिंग होती है और इसके अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही होते हैं। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी, योजना अवकाश की अवधि। अब भारत में योजना अवकाश की अवधि बताना है। 1962 से 65, 65 से 68, 66 से 69, 70 से 73 यहाँ पे। सो राइट आंसर है 1966 से 1969 ये भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। थ्योरी में भी सारी चीज़ें क्लियर हैं। ओके, चलो। योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी या फिर नरेंद्र मोदी। तो योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री, भाई नरेंद्र मोदी आज के टाइम में। तो अंत, तो यहाँ पे योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है। राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः किससे संबंधित है, भारत में कृषि योजनाओं के निर्माण में, भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन में, भारत में शिक्षा नीतियों के निर्माण में, भारत में औद्योगिक योजनाओं के निर्माण में। तो राइट आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद मुख्यतः संबंधित है भारत में मुख्य विकास योजनाओं के अनुमोदन और मूल्यांकन में। ओके, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे देखो 12 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई, 15 अगस्त 1950, 6 अगस्त 1952, 1 जनवरी 1955, 15 मार्च 1950। तो राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई, और ये की गई 6 अगस्त 1952 में। कब की गई, 6 अगस्त 1952 में। ओके, पॉइंट्स याद रखें, बेहतरीन पॉइंट्स है यहाँ पे। नेक्स्ट है, भारत की पंचवर्षीय योजना में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, 8वीं में। तो डियर फ्रेंड्स, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था, और यह है 12वीं पंचवर्षीय योजना में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखो, बताओ जो यहाँ पे 9वीं पंचवर्षीय योजना थी इसकी क्या टाइमिंग है, 1 अप्रैल 1995, 1 अप्रैल 1997, 1 अप्रैल 1999, 1 अप्रैल 2000। सो ये है 1 अप्रैल 1997 9वीं पंचवर्षीय योजना की स्टार्टिंग की टाइमिंग आरंभ हुई थी आपकी समय। चलिए नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन, 1992 से मार्च 1997 के दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, 7वीं, 8वीं, 9वीं या फिर 10वीं। देखो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, और ये चीज़ें हमें याद रखनी होगी, ठीक है। और यहाँ पर इस समय थी आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना। टाइमिंग यहाँ पे इन्होंने दे दिया है, बस ये पूछ लिया कौन सी पंचवर्षीय योजना। अब ये देखो कितनी बेहतरीन है, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का नाम किससे जुड़ा है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चौथी। देखो किस मॉडल पर डिपेंड है, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो हेरल्ड मॉडल पर डिपेंड थी, जो सेकंड यहाँ पे पंचवर्षीय योजना थी वह किस पर डिपेंड थी। तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का नाम किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है ये हमें बताना है, और ये जुड़ा है सेकंड योजना से। और पीडीएफ आपके हाथ में है, ठीक है, मिल जाएगी, और तुरंत से देखना कि हाँ क्या है, कैसे, किस तरह से क्वेश्चन बने हैं। फिर चौथी योजना की सही अवधि क्या थी ये बताना है। इसकी टाइमिंग थी 1969 से 74 तक। चलो नेक्स्ट, गरीबी उन्मूलन का मुख्य लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, चौथी पंचवर्षीय, 5वीं, 6ठी या फिर 7वीं। तो गरीबी उन्मूलन का मुख्य लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, और ये दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। क्लियर है। आगे देखो स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निवेश का स्वरूप किसने जो है निर्धारित किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस या फिर राम मनोहर लोहिया। सो राइट आंसर है यहाँ पे प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। ओके, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। आगे नेक्स्ट देखो, योजना काल में जो है सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी, 7वीं योजना में, 8वीं योजना में, 9वीं योजना में, 10वीं योजना में। तो डियर फ्रेंड्स, योजना काल में सबसे ज़्यादा समृद्धि दर प्राप्त की गई थी, और ये की गई थी आपकी 9वीं योजना में। चलिए नेक्स्ट देखो स्क्रीन पर 21 क्वेश्चन है, और किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी।
ऋणात्मक यानी कि असफल हुई। तो देखो तीसरी जो योजना थी वह असफल हुई थी कि नहीं हुई थी, और वह आपकी कृषि के मामले में असफल इसलिए हुई थी क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी था, भारत और चीन का युद्ध भी हो रहा था। इस वजह से कृषि पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इस वजह से यहाँ पे हमारी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी इसमें कृषि ऋणात्मक विकास काफ़ी प्रदर्शित रहा, यानी कि यह हमारी पंचवर्षीय योजना असफल भी रही। फिर दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किए गए थे पहली पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय में, तीसरी में और चौथी में। देखो कैसे क्वेश्चन बना है ना। और मैंने नोट करके ये चीज़ बताइए, नोट करके ये चीज़ मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है? बोलो यस पढ़ाई है। दुर्गापुर है, भिलाई है, राउरकेला स्टील ये स्थापित किए गए थे सेकंड पंचवर्षीय योजना में, और ये मैंने स्पेशली नोट डाल के आपको नोट कराए थे। ओके, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में निम्नलिखित में से किस योजना में फैला? चौथी में, पांचवी में, छठी में या फिर सातवीं में? और ये फैला है छठी पंचवर्षीय योजना में। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे देश में किस योजना में फैला? छठी योजना में फैला। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखो डियर फ्रेंड्स, यूपी ड्रिल पैसी पेट एग्जाम 2025 में और हिस्ट्री की भी क्लासेस चले जिसमें कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मौर्य वंश, गुप्त वंश, सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं और थ्योरी भी है, साथ साथ में 20 क्वेश्चन भी है। पेपर में छपने वाले सारे क्वेश्चन है, बेहतरीन मेरा ही सेशन है, आप इसे देख सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट वही रहती है हमारी लास्ट क्वेरी, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब की। सो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन वाकई ही अच्छा लगा है तो बिल्कुल आप सेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ में एक थम्स अप भी कीजिएगा। तो चलिए फिर अब यहीं पे हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। और अगर आपको ये PDF चाहिए, देखो आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, आपको मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ाई कीजिए। मैंने खुद टाइप किया हुआ है, बस आप PDF लो और पढ़ो, यहाँ पे अभ्यास करो, ठीक है। तो चलिए फिर अब यहीं पे हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।